नमस्ते। मैं डॉक्टर राधा महली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेएलएन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर पीजी में भी पढ़ा जाता है, पीजी में भी 4th सेमेस्टर में है। इसलिए इस पेपर के अंतर्गत हम लोग जो भी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो यूजी में भी आपको हेल्पफुल होगा और पीजी में भी आपको हेल्पफुल होगा। तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जिस भी टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आर्थिक विकास क्या है एवं आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आर्थिक विकास के अंतर्गत हम लोग उसकी परिभाषाओं के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आर्थिक विकास के बारे में आपको एक कंसेप्ट समझने को मिलेगा। आपके दिमाग में आर्थिक विकास से संबंधित एक धारणा क्लियर होगी। तो हम लोग अब बात करते हैं कि आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास एक बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट मैटर है, बहुत विशाल है। आर्थिक विकास के बारे में हम लोग बहुत संक्षिप्त रूप से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे चर्चा करने के क्रम में आपको आर्थिक विकास के बारे में समझ में आएगा। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, बहुत सारे अर्थशास्त्री जो पुराने अर्थशास्त्री हैं उन लोगों ने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर नहीं किया है, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे समय बीतने के दौरान दूसरे अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर करने का प्रयास किया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आर्थिक विकास के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास को समझने के लिए इससे संबंधित परिभाषाओं को जानना आवश्यक है। तो आर्थिक विकास से संबंधित अगर हम लोग परिभाषाओं को देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि आर्थिक विकास से संबंधित परिभाषा को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है और 3 वर्गों में अलग अलग अर्थशास्त्री लोग आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले वर्ग में जो अर्थशास्त्री आते हैं उन्होंने आर्थिक विकास को किस तरह से परिभाषित किया है। तो हम लोग देखेंगे कि पहले वर्ग में आपके मायर एवं बोल्डविन, पॉल एल्बर्ट, यंगसन, साइमन कुजनेट्स जैसे अर्थशास्त्री आते हैं, जिन्होंने आर्थिक विकास को राष्ट्र आय में दीर्घकालीन एवं लगातार वृद्धि माना है। इन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आर्थिक विकास का प्रतीक क्या होता है। इनका कहना है कि आर्थिक विकास का प्रतीक होता है कि किसी भी देश के राष्ट्र आय में दीर्घकालीन एवं लगातार वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रथम वर्ग के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने आर्थिक विकास को दीर्घकालीन राष्ट्र आय में वृद्धि से संबंधित किया है और इन्होंने लंबे समय तक, दीर्घकाल तक राष्ट्र आय में होने वाली वृद्धि को ही आर्थिक विकास कहा है। तो चलिए इस वर्ग के अंतर्गत जिन विद्वानों के बारे में मैंने कहा है उन विद्वानों के कुछ परिभाषाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि मेयर और बोल्डविन, उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्र आय में वृद्धि होती है। बहुत ही स्पष्ट ढंग से इन्होंने कहा है कि हम लोग किसी भी देश में आर्थिक विकास हो रहा है ये कब जानेंगे, जब उस देश के राष्ट्र आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है, कंटिन्यूअस वृद्धि होती रहती है, तब हम लोग कहेंगे कि वहाँ आर्थिक विकास हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं प्रोफेसर यंगसन का क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक प्रगति का तात्पर्य किसी समाज से संबंधित आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति में वृद्धि होना है। आर्थिक
उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति में वृद्धि को इन्होंने आर्थिक विकास कहा। और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति कब बढ़ती है? जब किसी भी देश की राष्ट्र आय में वृद्धि होती है। और जब देश की राष्ट्र आय में वृद्धि होती है, उसी को ही इन्होंने सामाजिक या आर्थिक प्रगति कहा है, जो मुख्य रूप से समाज से संबंधित होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि प्रोफेसर यंगसन जो है, इनका भी यही कहना है कि आर्थिक विकास तब होता है जब किसी देश में आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति में वृद्धि होती है। दैट मीन्स उस देश की राष्ट्र आय में लगातार वृद्धि होती है। तो इस प्रकार आर्थिक विकास से संबंधित जब परिभाषा के बारे में हम लोग बात करें, तो हम लोगों ने देखा कि जो प्रथम वर्ग में जो विद्वान लोग आते हैं, जो अर्थशास्त्री लोग आते हैं, इनका कहना है कि अगर किसी भी देश की राष्ट्र आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है तो उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरे वर्ग में जो अर्थशास्त्री हैं, जो विद्वान हैं, उनका क्या कहना है। दूसरे वर्ग में जो भी अर्थशास्त्री आते हैं, उनका कहना है कि किसी भी देश में अगर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है तो वो आर्थिक विकास होगा। इन्होंने, दूसरे वर्ग के अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास का प्रतीक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि को माना है। इस वर्ग में जो अर्थशास्त्री आते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका नाम, जैसे डॉक्टर बेंजामिन हिगिंस हैं और विलियमसन हैं, जेकब वाइनर, क्राउच, रस्ट्रो। तो ये सारे विद्वान हैं। इनका कहना है कि किसी भी देश के व्यक्ति की जब प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है तो हम लोग उसे आर्थिक विकास कहेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं प्रोफेसर रस्टो ने आर्थिक विकास के बारे में क्या परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास एक तरफ पूंजी व कार्यशील शक्ति में वृद्धि की दरों के मध्य और दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि की दर के मध्य एक ऐसा संबंध है जिससे कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है। तो प्रोफेसर रस्टो ने आर्थिक विकास के लिए उन्होंने दो तरफ को आपस में संबंधित किया है। जैसा एक और उन्होंने पूंजी और कार्यशील शक्ति में वृद्धि को लिया है कि पूंजी और कार्यशील शक्ति में वृद्धि होती है, और दूसरी तरफ उन्होंने जनसंख्या में वृद्धि को लिया है। और ये दोनों तरफ इस तरह से संबंधित होते हैं कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि जब होगी तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह इनका ये मानना है कि जब पूंजी और कार्यशील शक्ति में वृद्धि होकर जनसंख्या में वृद्धि होकर प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है, दैट मीन्स प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है, तो उस देश का आर्थिक विकास होता है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो दूसरे विद्वान हैं उनका क्या कहना है। जैसे क्राउच जो है, डब्ल्यू क्राउच जो है, उनका कहना है कि आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया को बताता है। इस प्रक्रिया का केंद्र उद्देश्य अर्थव्यवस्था के लिए प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का ऊंचा और बढ़ता हुआ स्तर प्राप्त करना होता है। तो डब्ल्यू क्राउथर ने बहुत ही सुंदर ढंग से आर्थिक विकास के बारे में बताया है, और इन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास जो है वो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को बताता है। यानी कि आर्थिक विकास के अंतर्गत बहुत सारे छोटी छोटी आर्थिक वृद्धि होती जाएगी, और इस आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत क्या होगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है वो ऊंचा होते जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से इनका कहना है कि आर्थिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप जब प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ऊंचा होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो इस तरह से आर्थिक विकास होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्राउस ने भी यही माना है कि जब प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है तो उस देश का जो है वो आर्थिक विकास होता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि दूसरे वर्ग में जो अर्थशास्त्री लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, इनका मानना है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होने से आर्थिक विकास होता है। अब हम लोग तीसरे वर्ग में जो विद्वान आते हैं, जो अर्थशास्त्री आते हैं, उनके बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। इन्होंने आर्थिक विकास का एक बड़ा कंसेप्ट दिया है, इन्होंने इसकी कल्पना को बहुत विस्तार दिया है, अधिक व्यापक बनाया है, और इन्होंने कहा है
कि जब जन सामान्य के कल्याण में वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास होता है। इनमें कुछ विद्वान हैं जैसे डॉक्टर ब्राइट सिंह हैं, ओकेन रिचर्डसन, और हम लोग यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा भी इसके अंतर्गत देखते हैं। तो इनका कहना है कि जब जन कल्याण, साधारण जितने भी लोग हैं उनके जन कल्याण में वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास होता है। तो इस तरह से जन कल्याण के वृद्धि के द्वारा इन्होंने आर्थिक विकास को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, और इन्होंने आर्थिक विकास का जो कंसेप्ट है उसको बहुत ही विस्तार दिया है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ डॉक्टर ब्राइट सिंह हैं, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से आर्थिक विकास की परिभाषा दी है, और उन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास एक बहुआयामी घटना है जिसके अंतर्गत केवल मौद्रिक आय में होने वाली वृद्धि ही शामिल नहीं होती, बल्कि वास्तविक आय, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अधिक आराम के साथ साथ एक पूर्ण एवं सुखी जीवन का निर्माण करने वाले समस्त सामाजिक एवं आर्थिक सुधार सम्मिलित रहते हैं। तो डॉक्टर ब्राइट सिंह की जो परिभाषा है आर्थिक विकास से संबंधित, ये भी बहुत व्यापक है। इन्होंने आर्थिक विकास को एक बहुआयामी घटना माना है, जिसके अंतर्गत इन्होंने किन किन चीज़ों में वृद्धि बताई है। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के मौद्रिक आय में भी वृद्धि होगी, वास्तविक आय में भी वृद्धि होगी, इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, इसका स्तर भी अच्छा होगा, इसमें भी वृद्धि होगी, और व्यक्ति जो है वो अधिक आराम के साथ साथ एक पूर्ण एवं सुखी जीवन जीता है। तो इस तरह आर्थिक विकास के अंतर्गत समाज में जो है, देश में जो है बहुत सारे सामाजिक सुधार होते हैं, आर्थिक सुधार होते हैं। तो इन सारे सुधारों को इंक्लूड करके, इन सारे सुधारों को मिला के आर्थिक विकास उन्होंने कहा है। इन सारे सुधारों को उन्होंने आर्थिक विकास की संज्ञा दी है। तो इस तरह प्रोफेसर ब्राइट सिंह का कहना है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत बहुत सारे आर्थिक एवं सामाजिक सुधार होने चाहिए और सामाजिक जन कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। तो इस तरह से आर्थिक विकास का कंसेप्ट और भी बढ़ता जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि ओकेन और रिचर्डसन का क्या कहना है आर्थिक विकास के बारे में, उन्होंने क्या परिभाषा दी है। तो उनका कहना है कि आर्थिक विकास से तात्पर्य वस्तुओं एवं सेवाओं को अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध करने से है, जिससे कि जन सामान्य के भौतिक कल्याण में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि हो सके। तो इन्होंने भी कहा है कि वस्तु और सेवाओं की अधिक से अधिक मात्रा उपलब्ध हो, और व्यक्तियों के जो जन सामान्य के भौतिक कल्याण में जो है वो निरंतर वृद्धि होती जानी चाहिए और दीर्घकाल तक वृद्धि होती जानी चाहिए। तो इस तरह इन्होंने भी आर्थिक विकास को जो है जन सामान्य के कल्याण में वृद्धि से संबंधित किया है। यहाँ हम लोग एक और परिभाषा के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और उस रिपोर्ट के अंतर्गत उन्होंने आर्थिक विकास को कुछ इस ढंग से बताया है। उन्होंने कहा कि विकास, दैट मीन्स यहाँ पर आर्थिक विकास जो है मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी संबंधित होना चाहिए। इस तरह विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होने चाहिए। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलू, जैसे राजनीतिक पहलू हुआ या सामाजिक पहलू हुआ या सांस्कृतिक पहलू हुआ, या सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं खासकर आर्थिक जगत को लेके जो भी संस्थागत परिवर्तन होते हैं, जो भी आर्थिक परिवर्तन होते हैं, तो इन सारे परिवर्तनों को मिलाकर आर्थिक विकास की संज्ञा दी जा सकती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आर्थिक विकास के बारे में 3 वर्ग में अलग अलग विद्वान आते हैं, अर्थशास्त्री आते हैं, जिन्होंने अलग अलग ढंग से आर्थिक विकास की परिभाषा दी है। प्रथम वर्ग में जो विद्वान आते हैं उन्होंने राष्ट्र आय में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा है। तो दूसरे वर्ग में आने वाले जो विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा है। और तीसरे वर्ग में जो विद्वान आते हैं उन्होंने जन सामान्य के कल्याण में होने वाली वृद्धि को आर्थिक विकास कहा है। तो इस प्रकार इन सारी परिभाषाओं के बारे में स्टडी करके, इन सारी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करके
आर्थिक विकास की एक संक्षिप्त परिभाषा इस तरह से दी जा सकती है। यहाँ कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका कुशलतापूर्वक विदोहन किया जाता है और इस विदोहन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है, देश में आर्थिक विषमता में कमी होती है और सामान्य जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में लगातार बढ़ोतरी होती जाती है। तो इस तरह से इन तीनों वर्ग की परिभाषाओं का जो निचोड़ है उस निचोड़ को निकाल के हम लोग आर्थिक विकास की एक संक्षिप्त परिभाषा दे सकते हैं। तो अब आर्थिक विकास से संबंधित इन परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करके, इन परिभाषाओं के बारे में चर्चा करके हम लोग कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करते हैं जो आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ शीर्षकों के अंतर्गत आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि आर्थिक विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलते रहता है, जो निरंतर चलते रहता है और निरंतर चलने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, राष्ट्र आय में वृद्धि होती रहती है। राष्ट्र आय में वृद्धि तब होती रहेगी जब निरंतर मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित होते रहेगा, तो इस तरह से राष्ट्र आय में वृद्धि होती जाएगी। तो आर्थिक विकास जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या होता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, दोनों में वृद्धि होगी। आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत राष्ट्र आय में भी वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। एक दीर्घकालीन प्रक्रिया मतलब ये लंबे समय तक चलती रहती है। तो आर्थिक विकास जो है वो दीर्घकालीन प्रक्रिया ही है। अगर किसी साल अचानक से राष्ट्र आय में वृद्धि हो जाती है तो हम लोग उसको आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई साल बारिश अच्छी हुई, फसल अच्छी हुई और राष्ट्र आय में वृद्धि हो गई और दूसरे साल फिर उस राष्ट्र आय में वृद्धि उतनी नहीं हुई तो हम लोग इसे आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या होगा कि लगातार एक लंबे समय तक राष्ट्र आय में भी और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती रहेगी। तो इस तरह से आर्थिक विकास की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये जो है ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, वो है कि संसाधनों का समुचित विदोहन होता है। आर्थिक विकास के अंतर्गत देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, इनका समुचित विदोहन किया जाता है, इनका सही ढंग से यूटिलाइजेशन किया जाता है, तब हम लोग बोलेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास की एक प्रमुख विशेषता के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण में सुधार होता है। तो आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है, आर्थिक विकास से जितने भी जनसाधारण लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार होता है, क्योंकि राष्ट्र आय में वृद्धि होती है, उनकी वास्तविक आय में वृद्धि होती है। तो इस तरह से उनके जीवन स्तर में सुधार होता है और आय और रोजगार में वृद्धि होती है और इसके द्वारा जो है वो आर्थिक विषमता में भी कमी आती है। और हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सरकार द्वारा दूसरे क्षेत्रों जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया या जन कल्याण से संबंधित जो भी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में वृद्धि की जाती है, ताकि लोगों का जो रहन सहन है, उनका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा हो सके। और इसमें बहुत सारे तकनीकी परिवर्तन होते हैं, संस्थागत परिवर्तन होते हैं, जिसके चलते जो है उद्योग का संतुलन भी एक बिंदु से हट के एक दूसरे बिंदु में इसका संतुलन स्थापित हो जाता है और जो उत्पादन है उसमें भी लगातार वृद्धि होने लगती है और राष्ट्र आय में भी वृद्धि होने लगती है और वास्तविक आय में, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में भी वृद्धि होने लगती है। तो इस प्रकार से कुल मिला के लोगों का जो है जीवन स्तर और उनके सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। इसमें सामाजिक आर्थिक सुधार होते हैं या हम लोग बोल सकते हैं कि देश के अंदर की जो भी दशाएं होती है, खासकर इकोनॉमिक आर्थिक जो दशाएं होती है उसमें परिवर्तन होता है और आर्थिक दशाओं के साथ साथ इसमें सामाजिक दशाओं में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो
तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आर्थिक विकास जो है वो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और ये जो है ये लंबे समय तक चलते रहता है। एक बार राष्ट्र आय में वृद्धि हो जाएगी और उसके बाद फिर रुक जाएगी तो उसको हम लोग आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। आर्थिक विकास हम लोग तब कहेंगे जब कंटिन्यूसली आपका राष्ट्र आय में, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर वृद्धि हो रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर वृद्धि हो रहा है। तो इस तरह से एक लंबे समय तक कंटिन्यूसली इसमें वृद्धि होती रहेगी तो हम लोग इसे आर्थिक विकास कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में ये जानने का प्रयास किया कि आर्थिक विकास की आर्थिक विकास की प्रमुख परिभाषा क्या है और आर्थिक विकास हम लोग किसे कहेंगे, और उन परिभाषाओं के आधार पर हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आर्थिक विकास क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है वो ज़रूर समझ में आ गई होगी, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड एक बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में ज़रूर डेवलप हुआ होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में फिर उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 4 विद्यार्थियों के लिए है। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर से रिलेटेड है। पीजी में भी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर है, तो ये वीडियो पीजी के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आर्थिक विकास की आवश्यकता क्यों है, या आर्थिक विकास का महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमारे देश को आर्थिक विकास की ज़रूरत है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक देश के अंदर में कई तरह की परेशानियां होती है, जैसा बेरोजगारी, निर्धनता, बीमारी, पूंजी का अभाव, आर्थिक पिछड़ेपन या घटिया जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर। तो इस तरह से संबंधित कई प्रकार की आर्थिक परेशानियां होती है, आर्थिक समस्याएं होती है, और प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक देश ये प्रयास करता है कि वो किस तरह से इन परेशानियों से, इन समस्याओं से वो छुटकारा पाए और इस आर्थिक पिछड़ेपन से, इस गरीबी से छुटकारा पाए। केवल एक देश ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति भी जब गरीब रहता है तो वो भी हमेशा यही प्रयास करता है कि किस तरह से वो अपनी गरीबी को दूर करे, इस गरीबी के दुष्चक्र से वो निकले और अपने आर्थिक जीवन में अपने जीवन स्तर को वो ऊंचा उठाए, अच्छी स्थिति में लेके जाए। तो एक देश के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब देश आर्थिक रूप से पिछड़ा होता है, गरीब रहता है, तो वो देश लगातार ये चाहता है कि किस तरह से वह इस गरीबी के दुष्चक्र से निकले, इस पिछड़ेपन से निकले और किस तरह से वो आगे की ओर बढ़े, आर्थिक विकास करे। तो इस तरह प्रत्येक देश जो है वो आर्थिक विकास करना चाहता है और आर्थिक विकास के अंतिम चरण में पहुंचना चाहता है, और इसके लिए वो सतत रूप से लगातार जो है वो प्रयास रहता है। इन चीज़ों के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आर्थिक विकास अभी भी उनका अवरुद्ध है और आर्थिक विकास बहुत सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वे देश भी जो हैं वो भी आर्थिक विकास करने की और प्रयत्नशील हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे संक्षिप्त रूप में कि आर्थिक विकास की आवश्यकता क्यों होती है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को आर्थिक विकास के कंसेप्ट के बारे में बताया है कि आर्थिक विकास क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आर्थिक विकास की आवश्यकता क्यों होती है और इसका क्या महत्व है। तो हम लोग इसके बारे में कुछ बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति के जो चुनाव क्षेत्र होते हैं उसमें वृद्धि होती है। व्यक्ति के चुनाव क्षेत्र में वृद्धि कैसे होगा, क्योंकि जब आर्थिक विकास होता है किसी भी देश का तो आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप उद्योग धंधों का विकास होता है, औद्योगिकरण
विकसित होता है, नए नए उद्योगों की स्थापना होती है, नए नए क्षेत्रों का विकास होता है, नवनिर्माण होता है, नए कार्य शुरू होते हैं, निर्माण कार्य शुरू होते हैं। तो इस तरह से यहाँ बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने लगते हैं जब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो व्यक्ति अपनी जो उसकी इच्छा होती है या जो उसकी योग्यता होती है, जो क्षमता होती है, उसके अनुसार उसको कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। अगर वो एक जगह कार्य कर रहा है और उसको लगता है कि नहीं, मेरी योग्यता मेरी क्षमता से ये कम है और मैं इससे अच्छा जॉब को डिज़र्व करता हूँ, इससे अच्छा जॉब को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, तो आर्थिक विकास जो है वो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, इस तरह से वो चांसेस क्रिएट करता है जहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने लिए नए अवसर ढूंढ सकता है और अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी इच्छा के अनुरूप उसे अवसर प्राप्त होते हैं, कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। और हम लोग यहाँ ये भी देखते हैं कि जब व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है तो उससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और ये देश को अच्छा प्रभाव देता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को एक ऐसा काम में लगा दिया जाए जहाँ उसको अधिक रुचि नहीं है, अधिक इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उस काम को बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति को ऐसा काम मिलता है जो उसे बहुत पसंद है, वो अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से बहुत बेहतर ढंग से उसको कर सकता है, तो वो और अच्छा काम करता है और इससे उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, उसकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है और कुल उत्पादन में भी वृद्धि होता है। तो इस तरह से आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है, लोगों के लिए अलग अलग ऑप्शन जनरेट होते हैं, अलग अलग अवसर सृजित होते हैं और उन अवसरों में जाने का उनको मौका मिलता है और उनकी कार्य क्षमता और रुचि में और भी अधिक वृद्धि होती है। तो ये एक बड़ी बात है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इससे जो है वो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगा, कुल उत्पादन में वृद्धि होगा, राष्ट्र आय में वृद्धि होती है। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से अच्छे ढंग से काम करता है तो इससे क्या होता है कि कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। और जब किसी भी देश की कुल उत्पादन में वृद्धि होने लगती है तो इससे उस देश की राष्ट्र आय में भी वृद्धि होती है और राष्ट्र आय में वृद्धि के साथ साथ उसकी प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती जाती है। तो इस तरह से जब देश का राष्ट्र आय में वृद्धि होता है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, तो धीरे धीरे करके उस देश में पूंजी निर्माण में भी वृद्धि होती है और वो पूंजी निर्माण और अधिक आर्थिक विकास के मार्ग प्रशस्त करता है, नए रास्ते खोलता है। तो इस तरह से देश में जो है उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए, पूंजी निर्माण करने के लिए आर्थिक विकास जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना आर्थिक विकास का ये सब संभव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और वो है आर्थिक विषमता में कमी। आर्थिक विकास के द्वारा जब नए उद्योग स्थापित होते हैं, लोगों को कार्य और रोजगार मिलता है तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे गरीबी कम होने लगती है। जब गरीबी कम होने लगती है तो आर्थिक विषमता में जो है वो कमी होने लगती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि देश में जो है वो आर्थिक विकास के द्वारा आर्थिक विषमता को कम किया जा सकता है। क्योंकि आर्थिक विकास के माध्यम से एक नियोजित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, एक नियोजित विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और जब नियोजित विकास का लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है तो आर्थिक विषमता जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ नियोजित आर्थिक विकास करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो भी आय एवं धन की जो विषमता है उस विषमता में धीरे धीरे कमी होने लगती है और आय और धन का जो वितरण है वो अधिक न्यायपूर्ण ढंग से संभव होने पाता है। तो इस तरह से देश का जो है वो आर्थिक विकास में धीरे धीरे कमी होने लगती है, आर्थिक विकास से आर्थिक विषमता में धीरे धीरे कमी होने लगती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास की आवश्यकता के संदर्भ में कि इसके द्वारा क्या होता है, देश में जो है वो पूंजी निर्माण और निवेश के दर में वृद्धि होती है। जब आर्थिक विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, राष्ट्र आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो व्यक्ति या संस्था की बचत करने की क्षमता भी वृद्धि होगी और बचत के साथ साथ निवेश जो है वो निवेश भी प्रोत्साहित होने लगता है और जिससे लोगों की और अधिक आय में वृद्धि होने लगती है। तो इस तरह से
जो है आर्थिक विकास जो है वो पूंजी निर्माण को भी संभव बनाता है। इस पूंजी निर्माण एवं निवेश की प्रक्रिया को प्रोफेसर लेविस ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है और उन्होंने ये एक उदाहरण दिया है कि मान लेते हैं कि समाज में कोई व्यक्ति पहले अपनी आय का 4 या 5% या उससे कम ही बचत करता था एवं विनियोग करता था, तो ये उसकी एक इकोनॉमिकल स्टेटस को दर्शाता है। अब जो है व्यक्ति जो है वो अपनी आय में से 12 या 15% बचत कर सकता है, 12 या 15% का विनियोग कर सकता है। तो इस तरह उसकी बचत करने की क्षमता में वृद्धि होती है, उसके विनियोग करने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो जब बचत में वृद्धि हो रही है, विनियोग में वृद्धि हो रही है, तो इससे धीरे धीरे क्या होने लगता है, पूंजी निर्माण में वृद्धि होने लगता है। और जब पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, तो बहुत सारे जो निवेश है वो निवेश का जो रास्ता है इस ओर आ जाता है, ताकि देश में और आर्थिक विकास संभव होता है। क्योंकि पूंजी निर्माण में वृद्धि होने से, निवेश में वृद्धि होने से उस देश की पूंजी संचय में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि पूंजी निर्माण को बढ़ाने के लिए, पूंजी संचय में वृद्धि करने के लिए, निवेश में वृद्धि करने के लिए आर्थिक विकास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब आर्थिक विकास होता है तो न केवल देश के अंदर से ही यहाँ पर निवेश होता है, बल्कि इसे विदेशों से भी निवेश प्राप्त होती है। इस तरह से बाहरी पूंजी का भी अंदर की ओर प्रवाह होने लगता है, जो देश को और आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूंजी निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास जो है वो पूंजी निर्माण, दैट मीन्स उस देश की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकल स्टेटस है, उसको अच्छा करने में भी ये बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा क्या होता है, नागरिकों को जो है वो आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है। किस तरह से उनको आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है, जब अनियोजित अर्थव्यवस्था रहेगी, तो अनियोजित आर्थिक व्यवस्था की स्थिति में जो भी उद्योगपति है या पूंजीपति है, वो लोग अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे माल को, उत्पादन को लोग कहीं छिपा देते हैं, ताकि सप्लाई जो है वो कम हो जाए और वस्तुओं की कीमत जो है वो बढ़ जाए, और ताकि वो अधिक से अधिक लाभ कमाने सकें। लेकिन अगर नियोजित आर्थिक व्यवस्था रहती है और सब चीज़ सरकार के अंडर कंट्रोल रहता है, तो इस तरह का अभाव नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर सरकार को ये आभास हो जाता है कि कहीं से किसी वस्तु का अभाव होने वाला है, तो उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट करने लगता है और सब चीज़ उसके हाथों में रहता है, तो ना ही कोई उद्यमी या कोई पूंजीपति इस तरह से किसी वस्तुओं को वो छिपाने सकेगा या उसका कालाबाजारी करने सकेगा। तो इस तरह से लोगों को जो है वो आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि सरकार के जो अंडर कंट्रोल रहता है वो सारी चीज़ों का वो विनिमय और वितरण को वो सही ढंग से करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत विनिमय और वितरण में उसका अधिकार हो जाता है और सभी लोगों को वो वस्तुएं प्राप्त होने लगती है। तो इस तरह से सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए ये आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस तरह आर्थिक विकास जो है, इससे नागरिकों को भी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं पर भी नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। आज हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ रही है देश में, और जैसे सूखा है, भूखमरी है, महामारी है। तो आर्थिक विकास होने के परिणाम स्वरूप लोग जो है या देश जो है इन आपदाओं से वो निपट सकता है, इन आपदाओं से उभरने की वो क्षमता रखता है, इन आपदाओं से वो लड़ सकता है, या ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक प्रकोपों पर वो विजय प्राप्त कर सकता है, या प्राकृतिक प्रकोप पर वो विजय प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। आज जैसे हमारे बीच में स्थिति है, आज हम लोग जैसा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और ये भी आपका कोरोना कोविड-19 की वजह से, तो ये भी बताता है कि कौन देश किस तरह से इस महामारी से लड़ सकता है, इस प्रकोप से अपने देश की सुरक्षा कर सकता है, और इकोनॉमिकली वो देश कितना स्ट्रांग है और कितना फैसिलिटीज़ वो अपने नागरिकों को दे पाता है इस प्रकोप से बचने के लिए, इससे लड़ाई लड़ने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं
कि जब किसी भी देश का आर्थिक विकास होता है तो इन प्राकृतिक प्रकोपों से लड़ने की जो है उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है और परिणाम स्वरूप जो है वो मानव प्रजाति का रक्षा कर पाता है इन प्रकोपों के वजह से, इन महामारी की वजह से, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, आर्थिक इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा रहता है, उसके पास में संरचनात्मक सारी चीज़ें इस तरह से रहती है कि वो आवश्यकता अनुसार उनका इस्तेमाल कर सकता है, उनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो कोई भी देश किसी भी प्राकृतिक आपदा या महामारी से किस प्रकार से लड़ सकता है, ये डिपेंड करता है उसकी इकोनॉमिकल स्टेटस के ऊपर में, उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर में। जिस देश का आर्थिक विकास जितना अच्छा रहता है, कंडीशन जिसकी जितनी अच्छी रहती है, वो उतने सही ढंग से इससे निपटने में सक्षम हो सकता है, इसका अल्टरनेट उपाय वो सोच सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रोजगार के अवसर में वृद्धि करने में भी आर्थिक विकास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप जो है वो कई प्रकार के संरचनात्मक उद्योगों का व्यापक विस्तार होता है, देश में उनका विकास होता है। जब इन उद्योगों का विस्तार होता है, विकास होता है, तो बहुत सारे नए उद्योग शुरू हो जाते हैं, तो लोगों को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, रोजगार प्राप्त होता है। तो इस तरह से उनकी बेरोजगारी में जो है वो कमी आने लगती है और समस्याओं का समाधान जो है वो संभव हो पाता है। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कि जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, गरीबी में उन्मूलन करने के लिए भी आर्थिक विकास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आर्थिक विकास के द्वारा ही समाज में और लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि की जा सकती है और उनके गरीबी दूर किया जा सकता है। जब उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो जाएगी, आय और रोजगार का स्टेटस अच्छा हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो लोग गरीब नहीं रहेंगे, उनकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी और वे लोग और अधिक खुशहाली से और सुखी संपन्न जीवन जो है वो व्यतीत कर पाते हैं, वो गरीबी से छुटकारा उनको मिलता है। तो आर्थिक विकास को इसकी जो भूमिका है, या हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो ज़रूरत है, वो इसलिए भी है कि प्रत्येक देश में जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जा सके, उनका उचित विदोहन किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहाँ पर पूंजी का अभाव होता है। उन पूंजी के अभाव के चलते जो भी प्राकृतिक संसाधन उनके पास होते हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का वो सही और समुचित ढंग से उचित उपयोग वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप जब उनके पास में पूंजी उपलब्ध हो जाती है, तो जो भी प्राकृतिक संसाधन उनके पास में है, उनका वो सही ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसा हम लोग अगर जनसंख्या की बात करें, तो अगर एक देश में बहुत अधिक जनसंख्या है और वो सभी लोगों को काम नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस देश में जितने भी श्रम शक्ति है, उसका सही विदोहन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर उस देश में उद्योग धंधों का विकास होगा और उतने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि अपने देश में उपलब्ध जो भी संसाधन है, जो श्रमिक के रूप में जो भी संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, उनका वो सही ढंग से प्रयोग करते हैं। तो इस तरह बिना आर्थिक विकास का किसी भी देश के प्राकृतिक साधनों का कुशल या सही ढंग से विदोहन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए भी आर्थिक विकास बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पूंजी निर्माण में वृद्धि के लिए भी आर्थिक विकास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कुछ प्रमुख बिंदुओं के ऊपर में बात की, कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और ये जानने का प्रयास किया कि आर्थिक विकास की आवश्यकता क्यों है। इसमें हम लोग और एक बात ये बता दें कि देश जो है, देश को सुरक्षा के मामले में भी स्ट्रांग होना चाहिए, और लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो भी सैन्य से संबंधित सामग्री है, सुरक्षा से संबंधित सामग्री है, इसमें बहुत ज़्यादा सरकार को खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिसेंट अपडेट आते हैं और उन सारे अपडेटों को करने के लिए, उन टेक्नोलॉजीज़ को, नए टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करने के लिए भी सरकार को बहुत अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर विदेशों से सुरक्षित रहना है या अपने पड़ोसियों से सुरक्षित रहना है, तो
सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक देश को सुरक्षा पर भी बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है, और इतना अधिक व्यय करने के लिए उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए ताकि वो स्ट्रांगली अपने देश को प्रोटेक्ट कर पाए। तो बिना आर्थिक विकास का उसके पास बहुत अधिक पूंजी नहीं होगा, बहुत अधिक मुद्रा नहीं होगी, बहुत अधिक उसकी स्ट्रॉन्ग स्टेटस नहीं होगा। इसीलिए आर्थिक विकास जो है वो इकोनॉमिकली एक देश को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उसी के वजह से वो और अच्छा होता है, अपने देश की सुरक्षा भी कर पाता है। क्योंकि आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप ही हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विकास होता है, नया टेक्नोलॉजी आता है, नया विचार होता है। तो इस तरह से जब देश का आर्थिक विकास होता है तो लोगों को अच्छे पढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं, अच्छे जगह जॉब करने के अवसर प्राप्त होते हैं, और नए खोज होने लगते हैं, नए रिसर्च वर्क होने लगते हैं, नए आविष्कार होने लगते हैं, और जिससे जो है देश जो है वो और आगे बढ़ने लगता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आर्थिक विकास की ज़रूरत प्रत्येक देश को होती है। अपनी जो भी उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, उन आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए उसको आर्थिक विकास की ज़रूरत होती है। और आर्थिक विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक विकास जो है, जिस तरह हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति को हष्ट पुष्ट रहने के लिए उसको संतुलित भोजन चाहिए, उसको अच्छा हेल्दी रहना चाहिए। तो इसी तरह आर्थिक विकास जो है उस देश को और हेल्दी बनाता है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इस तरह से आर्थिक विकास जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि आर्थिक विकास की ज़रूरत क्यों होती है और आर्थिक विकास का क्या महत्व है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।